नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। मैं हूं आपके साथ शिल्पा। पीएम नरेंद्र मोदी भारत के सबसे पुराने दोस्तों में से एक जापान के दौरे पर है। मकसद है द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और साथ ही क्वाड सम्मेलन में हिस्सा लेकर चीन की चालाकियों पर लगाम लगाना। पीएम मोदी इस दौरान क्वाड लीडर्स समिट में हिस्सा लेने के अलावा कई देशों के नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी का ये जापान का दौरा कई मायनों में बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि इस बैठक में कोविड, जलवायु परिवर्तन, आपसी संबंधों को मजबूत बनाने जैसे मुद्दों पर चर्चा के साथ ही रूस यूक्रेन युद्ध पर भी बात होगी। इस मीटिंग को लेकर चीन पहले ही चिंता में है। चीन ने क्वाड सम्मेलन को लेकर पहले ही कह दिया कि यह सफल नहीं होगा। हालांकि जिस तरह से चारों देश अपने हितों को ध्यान में रखकर आगे बढ़ रहे हैं, उससे जाहिर सी बात है ड्रैगन की टेंशन बढ़ी हुई है। क्वाड मीटिंग से पहले पीएम मोदी ने आज जापान के टॉप बिजनेसमैन के साथ प्रवासी भारतीयों के साथ मुलाकात की, बातचीत की। इस दौरान पीएम मोदी ने साफ कहा कि मैं मक्खन पर नहीं बल्कि पत्थर पर लकीर खींचने वाले काम करता हूं। साथियों, आप भी यहां रहते हुए अनुभव करते होंगे, हिंदुस्तान में भी हर कोई अनुभव करता है कि भारत और जापान नेचुरल पार्टनर है। भारत के विकास में, भारत की विकास यात्रा में जापान की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जापान से हमारा रिश्ता आत्मीयता का है। मुझे खुशी है कि हमारी इस कैपेसिटी के निर्माण में जापान एक अहम भागीदार है। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल हो, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हो, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हो, ये भारत जापान के सहयोग के बहुत बड़े उदाहरण हैं। मैं जानता हूं कि ये जो संकल्प हमने लिए हैं, ये संकल्प आप पे बहुत बड़े हैं। मेरी भी एक आदत बन गई है, मुझे मक्खन पर लकीर करने में मजा नहीं आता है, मैं पत्थर पर लकीर करता हूं। और चीन की घुसपैठ ताइवान में भी बढ़ती जा रही है, जिस पर अमेरिका की नजरें है। यही कारण है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन को चेतावनी देते हुए कहा, अगर चीन ने ताइवान पर आक्रमण कर दिया तो अमेरिका भी सैन्य कार्रवाई से पीछे नहीं हटेगा। देखिए, all that we've done in the past, but that does not mean that China has the ability, the jurisdiction to go in and use force to take over Taiwan. So we stand firmly with Japan and with other nations not to let that happen. तो पीएम मोदी का ये महत्वपूर्ण जापान का दौरा और उधर दूसरी तरफ चाइना की चिंता बढ़ती हुई। ऐसे में सवाल खड़े होते हुए मसलन क्वाड की सफलता से टेंशन में चीन। जी हाँ, क्वाड यानी कि क्वाड्रिलेटरल, जिसे शॉर्ट फॉर्म में क्वाड कहा जाता है, इसमें 4 देशों के बीच का समन्वय दर्शाया जाता है, जिनमें भारत है, जापान है, अमेरिका है। अगला सवाल महत्वपूर्ण ये कि क्वाड मीटिंग से चीन के खिलाफ क्या मजबूत होगा गठबंधन? क्या क्वाड के एक्शन से सुधर पाएगा चीन? मोदी की जापान यात्रा से कितना होगा फायदा? आज इन्हीं तमाम सवालों के जवाब हम खोजेंगे। हमारे साथ इस समय एक खास पैनल जुड़ा हुआ है। पैनल का मैं तारुफ आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ आलोक वत्स जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बीजेपी प्रवक्ता है ये। आपसे थोड़ी ही देर में अश्वित खड़ियाल जी भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता। मेजर जनरल अनुज माथुर जी हमारे साथ मौजूद हैं, रक्षा विशेषज्ञ है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। संजीव श्रीवास्तव जी, विदेश मामलों के जानकार, ये भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमेश ठाकुर जी, वरिष्ठ पत्रकार, ये भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत आलोक वत्स जी आप ही से करना चाहूंगी। पीएम मोदी का ये जापान का दौरा कितना महत्वपूर्ण, और इस दौरे की वजह से, इस क्वाड की वजह से चाइना इतना चिंतित क्यों इतना परेशान? देखिए, चीन हमारा, जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा है, कि हमारा नेचुरल एली है। हाँ।
ये एक ऐसा देश है जिससे आज़ादी के बाद आज तक हमारा किसी भी बात पर कभी कोई विवाद नहीं हुआ और 1958 से चीन लगातार भारत की प्रगति में योगदान उसका रहा है किसी न किसी रूप में। और आज जब ये 4 देश भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका साथ में मिल रहे हैं तो स्वाभाविक है चीन की बढ़ती गतिविधियां हिंद और प्रशांत महासागर में जिस तरीके से वो अपनी गतिविधियां बढ़ा रहा है और हमने जापान के साथ मिलकर जो बार बार हम लगातार युद्धाभ्यास कर रहे हैं और अब अमेरिका ने भी साफ कर दिया है कि अगर किसी भी तरीके का दखलंदाजी ताइवान में चीन ने दिया तो वो चुप नहीं बैठेंगे, वो भी अटैक कर देंगे। तो इन सब से चीन का माथे पर लकीर खींच जाना स्वाभाविक है क्योंकि ये सब महाशक्तियां हैं, ये कोई छोटे मोटे लोग नहीं है जो आपस में मिल रहे हैं। आज की डेट में भारत भी एक मजबूत स्थिति में वर्ल्ड फोरम पर आके खड़ा हो गया है माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। भारत के प्रति भी लोगों को यह है कि एक मजबूत, इसकी भी डिफेंस बहुत मजबूत हो चुकी है और ये हर मायने में टक्कर देने में सक्षम है। और जहां तक बात रही कि जिस काम के लिए मोदी जी गए हैं कि हमारे साथ अमेरिका ने भी अभी एक ट्रीटी साइन की है वहां पे जो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में वेरियस लीडर्स के साथ, उसके बाद इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव एग्रीमेंट भी यूएसए के साथ साइन हुआ है और प्रधानमंत्री मोदी जी सुजुकी के जो चेयरमैन हैं उन्होंने भी कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो रिफॉर्म्स इंडिया में हुए हैं उससे लगता है कि एक मॉडर्न डेवलपमेंट की तरफ इंडिया अग्रसर हो रहा है। और वहाँ के जितने भी बड़े उद्योगपति हैं उनके साथ उनकी मीटिंग जो हुई है उससे हमें लगता है टेक्सटाइल के क्षेत्र में भी उन्होंने यूनिक्लो से के भी चेयरमैन से बात की है और मुझे लगता है कि इन सारी क्षेत्रों में एक व्यापक इन्वेस्टमेंट जापान की तरफ से होगा जो हमारी प्रगति को और ऊपर ले जाएगा। अभी और भी मीटिंगें चलेंगी और उस सब का परिणाम, और जब हमारी प्रगति ऊपर जाएगी विकास पर विकास होता चला जाएगा, जाहिर सी बात है ड्रैगन इसे भला कैसे बर्दाश्त कर सकता है। चलिए, हमारे साथ मेजर जनरल अनुज माथुर साहब भी जुड़े हुए हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। माथुर साहब, आप ये मोदी के इस जापानी दौरे को किस तरह से देख रहे हैं? कितना फायदेमंद साबित होगा ये हिंदुस्तान के लिहाज से? और चाइना की जो टेंशन है वो आखिरकार क्यों इतना डरा हुआ है? देखिए शिल्पा, इससे पहले कि मैं आपके प्रश्न का जवाब दूं, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि इंडो पैसिफिक, देयर इज नो इंडो पैसिफिक विदाउट इंडिया, देयर इज नो क्वाड विदाउट इंडिया। ये बात हमको समझना पड़ेगी। बिल्कुल, जब ये एक बात समझ में आ जाएगी तो चीजें सही पर्सपेक्टिव में हम लोग को दिखाई देंगी। इसका अर्थ मैं जो बोलना चाह रहा हूं वो ये है कि जो अमेरिका या जो भी 4 पार्टनर्स क्वाड के हैं, क्वाड का आप देखिए शुरुआत कैसे हुई थी। क्वाड की शुरुआत हुई थी जब सुनामी आई थी, तो सुनामी के बाद एक ऑर्गेनाइजेशन, एक हमने बनाया था डायलॉग, जो कि किस प्रकार से नेचुरल इस तरह की आपदाओं से बचाव कर सकने। अब आज उस क्वाड का कद इतना बढ़ गया है कि वो क्वाड एक बहुत बड़ी शक्ति, कंबाइंड पावर के रूप में उभर करके सामने आया है। ये सिर्फ सिक्योरिटी डायलॉग नहीं है, कहने को तो ये सिक्योरिटी डायलॉग है, कोऑर्डिनेटेड सिक्योरिटी डायलॉग, लेकिन इसके कई डायमेंशंस और हैं और ये इस बात का यकीन करेगा कि इंडो पैसिफिक में पीस और प्रोस्पेरिटी बनी रहे, इसके लिए बहुत जरूरी है। अब आप जरा एक हिंदुस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन को देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि जो दुनिया का सबसे बड़ा कॉमर्स रूट है, जो ट्रेड रूट है, उसको इंडिया अपनी नेचुरल लोकेशन के हिसाब की वजह से और अंडमान निकोबार आइलैंड्स हमारे पास होने की वजह से पूरी तरह से उसके ऊपर हमारा कंट्रोल है। और ये जो कंट्रोल है ये हमको एक बहुत बड़ी ताकत देता है। तो मेरा कहने का अर्थ यह है कि इंडो पैसिफिक में और क्वाड में भारतवर्ष जो है एक बराबर का हिस्सेदार है। ये वो समय निकल गया जबकि अमेरिका एक बहुत सुपर पावर की तरीके से वन साइडेड कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है, नाटो है, उसमें जो अमेरिका ने कहा वही हो गया। इसमें हमारा अपना कद है, हमारी अपनी आवाज है और जो हम अपनी आवाज, हमारी बात को समझा जाएगा, ये बात सबसे बड़ी बात यह है। तो वी आर पार्टनर्स।
दूसरी बात देखें कि जिस रफ्तार से मीटिंग्स हो रही हैं, 2-on-2 मीटिंग हुई, उसके बाद तुरंत बाद एक एपेक्स मीटिंग हुई अमेरिका के प्रेसिडेंट और भारत के प्रधानमंत्री के, 2 वर्चुअल थी। अब उसके कुछ ही महीनों के अंदर एक और मीटिंग हो रही है जो कि 1-to-1 मीटिंग है, जो कि टोक्यो में होगी। तो ये इस बात को दर्शाता है कि सारा फोकस जो अभी यूक्रेन और ईस्टर्न यूरोप में चला गया था, वो फोकस इज गेटिंग बैक टू इंडो पैसिफिक। तो इंडो पैसिफिक जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है और दैट इज द एरिया ऑफ फ्यूचर। जो पहले एटलांटिसिज्म था, यूरोप और अटलांटिक के जो सारा कंसंट्रेशन जियोपॉलिटिक्स का वहां होता था, वो पूरा कंसंट्रेशन निकल करके और अब इंडो पैसिफिक में आ गया है। इस बात को समझ लें और उसका सबसे महत्वपूर्ण अंग इंडो है, इसमें कोई नहीं। 1 मिनट शिल्पा, जस्ट 1 more minute प्लीज। आपका जो सवाल था वो ये था कि चाइना को क्यों परेशानी हो रही है? क्योंकि चाइना के अपने नेफेरियस डिजाइन्स थे। चाइना जो था वो साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी में और जापान और ताइवान के आसपास इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो कि सही नहीं है, इलीगल फिशिंग, माइनिंग, एवरीथिंग, तो वो इलीगल एक्टिविटीज जो है वो बढ़ा रहा था। और उन इलीगल एक्टिविटीज को चेक करने के लिए ये जो क्वाड का ये सिस्टम है वो एक बहुत इफेक्टिव मींस बन के आएगा, चाहे वो उसको एरियल अपने तरफ से एरियल तरीके से उसको देखा जाए, उसकी रिकॉनेसेंस की जाए, उसके बारे में खबरें यहां से इंटेलिजेंस ली जाए। तो ये सब चीजें देख करके चाइना को तनाव होना नेचुरल है। तीसरी बात यह है कि जब वहां पर इंडो पैसिफिक में इंडिया, इन चारों देशों की नेवल फोर्सेस, इट इज नो मोर ओनली ए डायलॉग, अभी वो सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन बनने जा रहा है। और वो जो नेवल फोर्सेस की प्रेजेंस है उससे चाइना को तकलीफ है कि वो चाइना को साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी ऑफ जापान में ज्यादा अपनी जो है गलत हरकतें नहीं भारत करने जिस तरह से देंगे। मजबूती के इसीलिए साथ आगे चाइना बढ़ता जो जा है रहा है, वहां तो से चाइना पहली की बात परेशान हो तकलीफें रहा भी है। बढ़ती हुई। चलिए, हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव जी भी जुड़े हुए हैं, विदेश मामलों के जानकार है। एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। अर्शमीत खड़ियाल जी भी हमारे साथ मौजूद है, कांग्रेस प्रवक्ता है। इससे पहले संजीव श्रीवास्तव जी, आप ही का रुख करूंगी। आप पीएम मोदी के इस जापानी दौरे को कितना महत्वपूर्ण मान रहे हैं? कितना फायदा होगा हिंदुस्तान इस जापानी दौरे के बाद, इस क्वाड मीटिंग के बाद कितना और सशक्त होगा, कितना मजबूत होगा, जिसकी वजह से चाइना डरा हुआ है? जरा मेरी आवाज इको कर रही है, जरा आप अपने। ओके सर, आई विल टॉक टू पीसीआर, आई विल मेक इट करेक्ट। प्लीज कंटिन्यू। देखिए, ये जो क्वाड की जो दूसरी इन पर्सन लीडर समिट होने जा रही है कल, ये बेहद महत्वपूर्ण बैठक है। और ये जो बैठक है, ये आप जानते हैं कि विश्व के 4 सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्रों के बीच का ये जो पार्टनरशिप डेवलप हो रही है, जो क्वाड का जो इनिशिएटिव है, उसको और अधिक मजबूत और सशक्त बनाने का कार्य करेगी। क्वाड का जो महत्व है वो इसलिए लगातार बढ़ रहा है क्योंकि चाइना का जो चैलेंज है, चाइना का जो खतरा है, पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में लगातार बढ़ता जा रहा है। चाइना पूरे इंडो पैसिफिक रीजन के रूल्स बेस्ड ऑर्डर को डिसरप्ट करने की साजिशें रच रहा है। चाइना एक अथॉरिटेरियन मुल्क है, चाइना विस्तारवादी है, निवेशवादी है, आधिपत्यवादी है, अवसरवादी है। और चाइना की जो रणनीतिक थिंकिंग है उसमें धोखा भी है। चाइना का जापान के साथ सेंकाकू आइलैंड्स को लेकर के विवाद है। साउथ चाइना सी पर चाइना पूरे एकाधिकार का दावा करता है। भारत के साथ भी चाइना का सीमा विवाद है। ऑस्ट्रेलिया के साथ भी सिक्योरिटी रिलेटेड जो संबंध है वो लगातार तनावग्रस्त होते जा रहे हैं। तो ऐसे में पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना का जो खतरा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और जाहिर है कि चाइना के इस चैलेंज का जवाब देने के लिए क्वाड का जो गठबंधन है 2017 के बाद से तेज गति से आगे बढ़ा है। और क्वाड का जो एजेंडा वो सिक्योरिटी रिलेटेड एजेंडा है। लेकिन जैसा कि जनरल माथुर ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से और बहुत ही क्लैरिटी के साथ कहा कि ये जो क्वाड का जो गठबंधन है ये सिर्फ सिक्योरिटी रिलेटेड गठबंधन नहीं है। इसके कई सकारात्मक कंस्ट्रक्टिव एजेंडास भी हैं, जिसमें कि इकोनॉमिक पार्टनरशिप भी है। और आप जानते हैं कि अभी आज ही इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी जैसे इनिशिएटिव को भी लॉन्च किया गया है। और जो क्वाड के राष्ट्र हैं वो कोविड रिलेटेड इश्यूज पर भी कैसे आपस में कोलैबोरेशन को गहरा करें, किस तरीके से वातावरण परिवर्तन के संकट पे ये जो चारों राष्ट्र अधिक कोलैबोरेट कर सकते हैं। और जाहिर है कि जो साइबर सिक्योरिटी के जो इश्यूज हैं, जो अन्य जो वैश्विक मुद्दे हैं, यूक्रेन का जो संकट है उसके ऊपर भी निस्संदेह चर्चा होगी। तो ये जो क्वाड का जो गठबंधन है कल की जो बैठक के बाद और अधिक सशक्त होगा।
और जो यहाँ पे मैं एक बात फिर से रीएम्फेसाइज करना चाहूंगा, ठीक है। जैसा कि जनरल माथुर ने कहा कि क्वाड का जो पूरा इनिशिएटिव है उसमें भारत की जो भूमिका है, जो भारत का जो महत्व है वो सबसे अधिक है। भारत पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में यदि इंडियन ओशन की बात करें तो इंडियन ओशन का भारत सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्र है। दूसरा, भारत चाइना जैसे जो चैलेंजर राष्ट्र का सबसे बड़ा पड़ोसी भी है। तो भारत की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है उस लिहाज से भी पूरे क्वाड के इनिशिएटिव के लिए भारत की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ये बिल्कुल स्पष्ट है, मैं बिल्कुल एग्री करता हूं जनरल माथुर से कि क्वाड के बिना भारत के बिना क्वाड का कोई भविष्य नहीं हो सकता और क्वाड की जो सफलता में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका होने जा रही है, ये बात अमेरिका भी जानता है, जापान और ऑस्ट्रेलिया सभी इस बात को जानते हैं। इसलिए जो कल की जो बैठक होगी या भविष्य में भी जो क्वाड की बैठकें होंगी उसमें भारत की भूमिका को सबसे अधिक महत्वपूर्ण तरीके से देखा जाएगा और चाइना के चैलेंज पर लगाम यदि लगाना है तो भारत को विश्व के जिम्मेदार लोकतांत्रिक राष्ट्रों को साथ में लेकर के चलना होगा और भारत का जो रिस्पॉन्सिबल अप्रोच रहता है उसको भी ध्यान में रखते हुए ये जो चारों राष्ट्रों के अंदर भारत के प्रति बहुत सम्मान है। अभी आप देखिए तो यूक्रेन संकट के ऊपर भारत ने किसी का पक्ष नहीं लिया, एक संतुलित एक निष्पक्ष तरीके से एक न्यूट्रल स्टैंड बनाए रखा है। उसके बावजूद भी चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो यूरोप के राष्ट्र हो, सभी भारत का सम्मान कर रहे हैं और अमेरिका इस बात को अच्छी तरह से समझ रहा है कि भारत ने यूक्रेन के ऊपर जो एक न्यूट्रल स्टैंड लिया है वो क्यों लिया है। ऑस्ट्रेलिया भी इस बात को समझ रहा है, यूरोप के राष्ट्र भी इस बात को चलिए ठीक है, यानी कि अब तक के जितने भी पैनलिस्टों ने अपनी अपनी बात रखी, सभी को यही लग रहा है कि ये यात्रा बेहद फ्रूटफुल साबित होने वाली है, देश को मजबूती ही प्रदान करेगी। लेकिन आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं अर्शप्रीत खड़ियाल जी? समझ रहे हैं आप इस यात्रा के महत्व को? आवाज नहीं आ रही अर्शप्रीत जी की मेरे पास, पीसीआर। अर्शप्रीत जी, लगता है टेक्निकल एरर की वजह से आपकी आवाज मुझ तक पहुंच नहीं पा रही है। मैं आपके पास दोबारा रुक करती हूं। इसी सवाल के साथ मैं माथुर साहब आपका रुक करूंगी और आपसे और अधिक विस्तार से जानना चाहूंगी कि चलिए ठीक है, चाइना डरता है क्वाड से। चाइना को लगता है कि भाई सुपर पावर बनने के रास्ते में कहीं ना कहीं क्वाड देश जो है वो रोड अटकाने का काम करते हैं। साथ ही ये भी कहता है कि भाई भारत चीन के लिए खतरा बन सकता है, यानी कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। बिल्कुल शिल्पा, बिल्कुल ठीक कह रही है। असल में ये क्या है कि आपको मैं एक और थोड़ा जियो स्ट्रेटेजिक चीज सिचुएशन समझाता हूँ कि आज अमेरिका और रशिया दोनों को चाइना को काउंटर करने के लिए, अभी आपको दिखाई दे रहा होगा कि चीन और रूस नजदीक आ रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन आप देखिएगा कि दो शक्तिशाली पड़ोसी राष्ट्र जो हैं उनको जो जब उनकी प्रतिस्पर्धा होगी, अगर हुई कभी आने वाले समय में कि कौन आगे है जाएगा, तो वो लोग आपस में नहीं वो। तो आप जिस प्रकार से भारत की लोकेशन है, भौगोलिक परिस्थिति भारत की जो है, उससे अमेरिका और रशिया दोनों को भारतवर्ष की आवश्यकता है जियो स्ट्रेटेजिकली और जियो पॉलिटिकली किसी भी चीज के लिए एक्टिविटी यहां करने के लिए। ये बात सबसे पहले समझने की है। दूसरी बात मैं आपको एक और बताता हूं कि भारतवर्ष ने, जैसा कि उन्होंने थोड़ी देर पहले बताया था कि बहुत एक हमारा बैलेंस्ड स्टांस रहा है। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जिस प्रकार से हमने अमेरिका को कन्विंस किया है और अमेरिका को समझाया है, उससे डर के नहीं, उनको बता करके कि हम क्यों कर रहे हैं। तो ये जिस प्रकार से हमने अपना रूस के साथ हमारे जो संबंध हैं, वो रशिया यूक्रेन वॉर के समय हमारा क्या स्टांस रहा है, वो जो हमने समझाया, तो उससे हमारे अमेरिका के साथ जो रिलेशंस हैं उस पर कोई असर नहीं पड़ा है। और वही हमको रशिया को बोलना पड़ेगा कि हमारे जो क्वाड के साथ रिलेशनशिप हैं उसके अलग महत्व है, उसकी अलग रिक्वायरमेंट है, उसको वो हमें उसकी जियो स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट बिल्कुल भिन्न है। तो उनको भी हमारे अमेरिका या क्वाड के साथ जो रिलेशनशिप है उससे उनको परेशानी नहीं होनी चाहिए। और ये आप देखिएगा कि हम उनको कह पाएंगे, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होगा मोदी की विजिट वहां पर, निश्चित तौर पर, और कहीं ना कहीं इसकी वाइब भी महसूस की जा सकती है। अर्शप्रीत खड़ियाल जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है। अर्शप्रीत जी, अब आप सवाल का जवाब दीजिए, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं दूसरे तमाम पैनलिस्टों से जिनको ये लग रहा है कि वाकई में ये यात्रा बेहद फ्रूटफुल साबित होगी, काफी महत्व है इस यात्रा का और हिंदुस्तान को मजबूती मिलेगी, मान रहे हैं आप?
शिल्पा जी बोलिए सर, आ रही है आपकी आवाज? बोलिए बोलिए, प्लीज जी। कंटिन्यू। देखिए, नंबर एक मैं करेक्ट कर दूं, ये जो इनिशिएटिव है ये इंडिया लेड इनिशिएटिव नहीं है, यूएस लेड इनिशिएटिव है। बात नंबर 2, जहां तक चाइना को डराने की बात है, मैं उम्मीद करता हूं कि बीजेपी सिर्फ वर्ड्स तक ही नहीं अपने आप को लिमिट कर देगी, लेकिन एक्शन में भी इसको तब्दील करेगी। बिकॉज एलएसी पे जब झड़प होती है, हमारे जवान भी शहीद होते हैं। हमारा डेप्सांग, हमारी गलवान वैली, हमारे गोगरा हॉट स्प्रिंग एटसेट्रा, हमारे हजारों स्क्वायर किलोमीटर जो है वो चाइना के पास चले जाते हैं, हिंदुस्तान की टेरिटरी पे, जो हमारी टेरिटरी होती है। और सबसे बुरी बात यह है कि ऑल इंडिया पॉलिटिकल पार्टीज मीट बुलाई जाती है, उससे 2 दिन पहले जयशंकर साहब बयान दे देते हैं कि एलएसी पे इंट्रूजन हो चुकी है, और 2 दिन बाद मोदी साहब एआईपीबीएम में कहते हैं कि इंट्रूजन हुई ही नहीं। तो पहली बात तो ये है कि लोगों को, अपने अपने देश के लोगों को सच्चाई बतानी चाहिए, बीजेपी पार्टी को और सरकार को। हमसे छुपाना नहीं कुछ चाहिए, हमसे झूठ नहीं बोलना चाहिए। बिकॉज जो झूठ है वो ज्यादा उसके पैर नहीं होते, सच्चाई बाहर आ जाती होती है, और उस पर एक्ट करना चाहिए। अभी तक मुझे बताइए कि बीजेपी गवर्नमेंट ने क्या किया है, कैसे कैसे मेक श्योर किया कि हमारी टेरिटरी वापस आए, हमारे जवान जो शहीद हुए हैं उसका बदला लिया जाए। अगर वाकई में डराना है चाइना को तो करके दिखाइए ना साहब। तीसरी बात, जो मोदी साहब कह देते हैं कि देखिए पिछले 8 सालों में हमारा हिंदुस्तान जो है बहुत स्ट्रॉन्ग और रेजिलिएंट बना है। ओके, आपको कहना है कहिए, लेकिन सिर्फ 8 साल क्यों कह रहे हैं साहब आप? 150 साल हिंदुस्तान, इससे पहले जब से कांग्रेस पार्टी का रूल है, आपके पास एक बार खड़ियाल जी अपनी बात पूरी कर लें। जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ है साहब, तब से हिंदुस्तान की इकोनॉमी, तब से हिंदुस्तान के फॉरेन रिलेशंस, तब से हिंदुस्तान की स्ट्रेंथ, हमारी रेजिलियंस बहुत अच्छी रही है। अगर ना होती ना साहब, ये जो चीजें आप बेच रहे हैं, ये जो चीजों को आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, आप ना कर पा रहे होते, और हिंदुस्तान का अगर आपने वाकई इसका उत्थान करना है, इसको डेवलप करना है, तो जो हमारे इंडेक्स होते हैं, हैप्पीनेस इंडेक्स, फ्रीडम ऑफ प्रेस इंडेक्स और इंडेक्स, इसमें साहब इंडिया को बढ़िया परफॉर्म करवाइए। ये तो आपकी सरकार की जो गवर्नेंस है उसके बेसिस पे हमारा रैंक बांग्लादेश और श्रीलंका से भी पीछे का आता है। तो ये चीजें जापान, विपक्ष का कंसर्न समझ रहे हैं आप आलोक जी? आलोक जी जवाब दीजिए। देखिए, जो अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे, इन्होंने तो टॉपिक ही चेंज कर दिया। ये तो हिंदुस्तान में क्या हो रहा है इस पर आ गए, लेकिन ये गलत बयान साबित कर रहे हैं। इनका बयान गलत है। डोकलाम में झड़प जरूर हुई थी, लेकिन हमने उनको पीछे खदेड़ दिया था, ये पूरी दुनिया ने देखा था, और हमने 1 इंच जमीन भी उनके हवाले नहीं होने दिया। लेकिन फिर भी ये कह रहे हैं कि नहीं, हमारी जमीनें वहाँ पर कैप्चर कर गई। तो अब देखिए, जब झूठ के बिला पे ही सारी चीज खड़ी करनी है तो बात ही कुछ और है। और 8 साल में जितना हमारा डिफेंस मजबूत हुआ है, और जितनी डिफेंस में हमने नए नए इक्विपमेंट्स डाले हैं वो शायद पहले नहीं थे। और जापान के साथ जो हमारी गाढ़ी दोस्ती, और जो हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में जिस तरीके का हमने एक्सरसाइज किया है, वो सब इसको जड़ता देता है कि चीन का इसके साथ डरना स्वाभाविक है। इसमें अमेरिका का वर्चस्व कहाँ दिखाई पड़ रहा है? अमेरिका तो साथ में इक्वल फुटिंग पे आके खड़ा है हमारे साथ। वहां पर वो हमारे महत्व को समझ रहा है कि हिंदुस्तान को इग्नोर करके, जैसा कि हमारे रक्षा विशेषज्ञ ने कहा कि वो हमको छोड़कर वो यहाँ पर कुछ प्लान करने में असक्षम महसूस कर रहा है। तो बराबर की लाइन में आके खड़ा है। वर्चस्व की बात कहाँ से आ गई इनके जहन में? और ये दूसरी चीजों आप बात कीजिए, जो वहां के जो सुजुकी के चेयरमैन है, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम हुआ है, वहां की इन्वेस्टमेंट यहाँ आ रही है। मिलाकर अर्शप्रीत जी कहना चाह रहे, चलिए ठीक है, जो भी कमी पेशी है उन्हें दूर करने के मकसद के साथ ही तो, हिंदुस्तान को और मजबूत और सशक्त बनाने के मकसद के साथ ही तो ये मीटिंग रखी जा रही है, यात्रा निश्चित की गई है। आखिर आप लोगों को कुछ भी सकारात्मक नजर क्यों नहीं आता? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए हिंदुस्तान सबसे पहले आता है मैडम, सबसे पहले, इसके बाद सब कुछ आता है। और जहाँ तक मुझे लगता है बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे, उनकी स्क्रीन पे मैं इमेज नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन जो उन्होंने कहा कि 1 भी स्क्वायर किलोमीटर कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ हिंदुस्तान का, चाइना के पास नहीं गया, तो अब ये बता दे मुझे
कि ये झूठ बोल रहे हैं कि जयशंकर साहब जो फॉरेन मिनिस्टर है वो झूठ बोल रहे हैं। उनका रिकॉर्ड पे बयान है कि एलएसी पे इंट्रूजन भी हो चुकी है और उसके बाद सम पॉलिसी हैज टू बी फॉर्मुलेटेड एलिजिबली। सो बीजेपी, देखिए आप अननेसेसरीली चीजों को ब्रश अंडर द कारपेट क्यों करना चाहती है, मुझे समझ नहीं आता। दूसरी बात, सेशल्स के बारे में इन्होंने क्या किया बताइए। इंडिया की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए थी, अगर वाकई आपने डोमिनेट करना है, आपने बिग ब्रदर का रोल प्ले करना है, तो सेशल्स को आप काउंटर कीजिए। क्यों नहीं सेशल्स को काउंटर कर पा रहे? बिकॉज इनका देखो सिंबल ये है कि चाइना को हम डरा रहे हैं। अगर बीजेपी ये कह रही है तो हम चाहते हैं कि सिर्फ ये शब्दों तक सीमित ना रहे। और ठीक है, आप कह रहे हैं कि एस जयशंकर ने बोला है कि इंट्रूजन हुआ है, लेकिन बीजेपी अब भी आंखें मूंद कर बैठी हुई है। चलिए सर, रमेश ठाकुर जी भी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए, जल्दी से उनका ओपनिंग रिमार्क लेना चाहूंगे, उसके बाद मुझे ब्रेक पर भी जाना होगा। बड़ा जरूरी है, जल्दी से। सुन लीजिए। ठीक है, मैं बस ये कह रहा हूँ कि चाइना को सबसे बड़ा हमारे पास मौका मिला था चाइना को बैश करने का। अकाउंटेबिलिटी फिक्स क्यों नहीं की जब कोविड का आउटब्रेक हुआ? चाइना को इन्होंने ना तो कहा रिस्पॉन्सिबल है, ना उनको अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने को कहा। बीजेपी ने तो कुछ किया नहीं मैडम। तो हमें तो ये फिर बीजेपी किस बात का डंका बजाती है? चलिए ठीक है, आपके इन तमाम सवालों के जवाब मैं लूंगी। रमेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। रमेश जी, सबसे पहले आपका ओपनिंग रिमार्क चाहूंगी। आप पीएम मोदी की इस जापान यात्रा को किस लिहाज से महत्वपूर्ण मान रहे हैं? कितना इसका फायदा पहुंचने वाला है? क्या कुछ हासिल होने वाला है? रमेश जी? रमेश ठाकुर बोल रहा हूँ। हाँ, बोलिए सर, बोलिए। आप ही से मेरा सवाल था, आपका ओपनिंग रिमार्क सर। किस तरह से देख रहे हैं आप इस जापान यात्रा को? कितना फायदा होगा हिंदुस्तान को? कितना मजबूत होगा हिंदुस्तान? रमेश जी, अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया का ये जो क्वाड्रिलेटरल है, जापान की यात्रा पर पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं, कितना फायदा होगा भारत को? आवाज मेरी पहुंच रही है आप तक सर? लगता है संपर्क हो नहीं पाया है, मेरी आवाज उन तक पहुंच नहीं पा रही है। चलिए ठीक है, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आलोक वत्स जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रेक पर जाने से पहले अर्शप्रीत खड़ियाल को आलोक जी आपने सुना होगा, साफ कह रहे हैं भाई वर्ड्स तक तो आप लोग सीमित रहते हैं, यानी कि शब्दों से डराते हैं लेकिन एक्शन लेने में खुद डरते हैं। देख लीजिए एलएसी के हालात। आलोक जी जवाब दीजिए। किसके हालात आप पूछ रही हैं? कह रहे हैं कि भैया देख लीजिए ना एलएसी पर क्या हो रहा है। चाइना की हिमाकत रुकने का नाम नहीं ले रही, लेकिन आप लोग एक्नॉलेज नहीं करना चाह रहे। बाकायदा एस जयशंकर ने बोला है कि इंट्रूजन हुआ है, लेकिन फिर भी बीजेपी है मानने को तैयार नहीं, आंख खोलने को तैयार नहीं। जो कुछ भी हुआ हमने वहां से उनको बैकफुट पे ला दिया और वो वापस चले गए। लेकिन अब इसी चीज को तूल देना और इसी चीज पर सीमित होकर रहना, मैं ये कहना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे बाध्य कर रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता ये कहने के लिए कि आज की डेट में हिंदुस्तान कांग्रेस मुक्त हिंदुस्तान में हो चुका है और भाजपा युक्त हिंदुस्तान खड़ा हो गया है। ये कहीं भी जाते हैं, ये अपना नगाड़ा बजाते हैं, लेकिन जनता इनकी बातों पर विश्वास नहीं करती है और ये 0/0 पर हर स्टेट से आउट होके अब बैक टू पवेलियन हो रहे हैं। आज बात चर्चा हो रही है कि मोदी जी जब क्वाड में जाके जापान में खड़ा है तो उसका क्या इंपैक्ट होगा। तो ये बात कर रहे हैं कि यहाँ चाइना घुस गया। अरे ये 4 देश मिलके कुछ ना कुछ तो करेंगे जिसका कुछ ना कुछ इंपैक्ट तो होगा, कोई ना कोई आउटकम तो होगा इंडो पैसिफिक रीजन में। उस पर इनको बोलने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। तो ये चाइना में घुस गया, जयशंकर ने कह दिया, ये उसी पर लटके हुए हैं। आज कौन नहीं जानता है कि चाइना हमारे साथ किसी भी तरह की लड़ाई लड़ने के लिए वहां तैयार नहीं है। आए दिन छोटे मोटे चीजें होती रहती हैं, लेकिन जिस मजबूती से हम वहां खड़े हैं और जिस मजबूती से हमने उनको पीछे धकेला, ये भी सारे लोगों ने देखा है। अगर ऐसा कुछ होता तो क्या आप सोचते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में वो चैन से बैठते कि हाँ जी तुम घुसते चले आओ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोदी जी के अलावा उतनी सख्ती से खड़ा होने वाला देश हित में कोई नेता नहीं है आज। और अगर मोदी जी नहीं चाइना को डरा सके तो कोई नहीं डरा सकता है। चलिए ठीक है सर, अर्शप्रीत जी का ये सारी कवायद जो हो रही है ये चीन को नियंत्रित करने की हो रही है। एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमेश, उम्मीद करती हूँ इस बार मेरी आवाज अब तक पहुंचेगी। और सबसे पहले आपका फर्स्ट रिएक्शन पीएम मोदी की इस जापान यात्रा के बाद इंडो पैसिफिक रीजन पर
हिंदुस्तान की मजबूती किस कदर बढ़ पाएगी, किस तरीके से, किस लिहाज से देख रहे हैं, कितना महत्वपूर्ण मान रहे हैं आप इस यात्रा को? प्रधानमंत्री की वो महत्वपूर्ण होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे लगता है इस पे कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। हाँ। इसमें कांग्रेस चाहे भारतीय जनता पार्टी पे आरोप प्रत्यारोप करे, तो इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। हमें इस चीजों को देखना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा कि जो हमारी फॉरेन ट्रिप ये हो रही है, 3 और बड़े शक्तिशाली जो मुल्क हैं उनके साथ में हो रही है, कि उससे हमें फायदा क्या मिल रहा है। हाँ, और उससे हम क्या चीजें गेन कर पाएंगे। हाँ, चाहे इकोनॉमी के तौर पे, चाहे ट्रेड के तौर पे, सारी चीजों को देखना पड़ेगा। हाँ। अब कोविड काल में आपने देखा 2-3 साल ये जो यात्रा थी, ये जो पूरा आगे चलने वाला जो एक मिशन जो बना था 2018-17 में, वो चीजें वहां के वहां रुक गए थे। लेकिन इस चीजों को फिर अब आगे बढ़ाई जा रही है। अब जिस तरीके से प्रधानमंत्री वहां पे जा रहे हैं और लोगों नेताओं से मुलाकातें हो रही है, जिस गर्मजोशी से उनका स्वागत हुआ है, तो इस तरीके से अप्रत्याशित जिस तरीके से जो उनकी यात्रा को एक अमेरिका हो गया, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो गया, जापान, जिस तरीके से ले रहे हैं, उसका एक तस्वीर साफ निकल के आ रही है कि भारत के तरफ बाकी जो शक्तिशाली देश हैं वो किस आंख तरह खोल के बैठे हुए हैं। हाँ। क्या आकांक्षाएं उनकी हैं, क्या हमारे साथ में उम्मीदें हैं। जो उम्मीदें भारत से इस समय पूरी दुनिया लगाए बैठी है, उसका मुझे लग रहा तस्वीर इस क्वाड में हमें देखने को मिल रही है। हालांकि यात्रा बहुत शॉर्ट पीरियड में है और ज्यादा लंबी बैठ कर नहीं चलेंगी, लेकिन 40-45 घंटे के बीच में जो चीजें होने वाली हैं, जो महत्वपूर्ण बैठकें होने वाली है, मुझे लग रहा भारत के हित में रहेंगी। और इस पर राजनीति मुझे लग रहा किसी सूरत में होनी नहीं चाहिए। फिर क्यों हो रही है खड़ियाल साहब? कुछ तो सकारात्मक देखिए। और जब बात हिंदुस्तान की मजबूती की आती है, भाई 4 देश आपस में बैठकर बात करेंगे, वो भी 4 शक्तिशाली देश, तो कुछ तो मजबूती मिलेगी ना। और चाइना अगर डर रहा है या चिंतित हो रहा है, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी लिहाज से अच्छी बात है ना। इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि प्रधानमंत्री साहब भी इस बयान को सुनेंगे और समझेंगे कि जब आप जापान जाते हैं तो आपको राजनीति नहीं करनी चाहिए। जब आप ये बयान देते हैं कि पिछले सिर्फ 8 सालों में हिंदुस्तान पहले से बेहतर हुआ, स्ट्रांग हुआ है, तो उसका मतलब है कि पहले स्ट्रांग नहीं था क्या हिंदुस्तान। आप हिंदुस्तान को अगर आप ऐसे खुद ही अंडरमाइन करेंगे कि जब तो हम आ गए तो बहुत स्ट्रांग बन गया, लेकिन पहले हिंदुस्तान स्ट्रांग नहीं था। अब आप खुद बताइए, एज ए हिंदुस्तानी आपको बुरा नहीं लगेगा? तो ये चीज बीजेपी को समझनी पड़ेगी। और अगर ये राजनीति नहीं करेंगे तो साहब हमें करने की क्या जरूरत है? हम तो वैसे ही हमारे लिए सबसे पहले हिंदुस्तान है, पेट्रियोटिज्म हमारे लिए सबसे पहले प्राइम है। दूसरी बात ये है कि इन्होंने कहा कि बैकफुट पे हम लेकर के आए हैं चाइना को, एलएसी वाले इशू थे। हाँ। अब ये भूल चुके हैं इस चीज को कि हमने अभी तक कोई बेफिटिंग रिप्लाई नहीं दिया। वहां पे कॉलोनीज बन गई है, कॉलोनीज, गांव के गांव बस गए वहां पे। और ये चीज पूरी दुनिया को पता है, हमारे देश को पता है, अकेले व्यक्ति को पता है कि बैकफुट पे वहां पे सरकार की मिसमैनेजमेंट की वजह से हम हो गए थे। और आज ही मैडम, आज की बात है, चंद्रशेखर राव साहब जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, चंडीगढ़ में वो आए। चंडीगढ़ में आके उन्होंने मार्टियर्स को, जो जवान शहीद हुए थे हमारे एलएसी में, उनके परिवारों को मुआवजा दिया। अब बीजेपी का क्या फर्ज नहीं बनता था कि उनको मुआवजा देते? जो हमारे जवान शहीद हुए उनका बदला लेते। जब आप पाकिस्तान हमारे इंक्लूड करने की कोशिश करता है तो वो कमजोर देश है, आप उनको बेफिटिंग रिप्लाई देते हैं, लेकिन चाइना को उसी ट्रैक पर चले जाते हैं। सर टॉपिक पर रहिए ना प्लीज, यही उम्मीद करते हैं हम आप तमाम लोगों से। टॉपिक है मैडम, ये टॉपिक है, ये तो खुद कह रहे हैं कि क्वाड का पर्पस क्या है? क्वाड का पर्पस है कि चाइना को पीछे धकेलना है। चाइना पीछे धकेल तो पा नहीं, चाइना पीछे धकेले ना धकेले, कम से कम हिंदुस्तान आगे बढ़ना चाहिए, ये मेन फोकस होना चाहिए। नॉट द ओनली पर्पस, वन ऑफ द पर्पसेस, नॉट द ओनली पर्पस। काइंडली सुन लीजिए, एक बात मैं समझा दूं मैडम। आ रही हूं मुझे आपके पास ही आ रही है। मेरा काइंडली लास्ट बयान है, हिंदुस्तान से बढ़िया और बेहतर कोई देश नहीं है, लेकिन सरकार और देश में फर्क है। सरकार देश नहीं होती मैडम, मैं सरकार की बात कर रहा हूँ। देश हिंदुस्तान से बेहतर पूरी दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन सरकार की मिसमैनेजमेंट की वजह से चाइना हमें डोमिनेट कर रहा है एलएसी पे। अच्छा, सरकार का मिसमैनेजमेंट है, इसी वजह से चाइना इतनी हिम्मत कर पा रहा है या फिर इतनी हिमाकत दिखा पा रहा है। चलिए ठीक है, मैं आलोक जी से इसका जवाब लेंगे, लेकिन इससे पहले अनुज माथुर जी काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। माथुर साहब।
देखिए, मैं भी यही कहना चाह रहा था कि इस बात पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। भारतवर्ष का प्रधानमंत्री जापान गया है, क्वाड की मीटिंग अटेंड कर रहा है, बराबरी पे कर रहा है। क्वाड अमेरिका लेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इसमें कोई शक ना हो, और वो भारत का प्रधानमंत्री है। और दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूं कि पूरी दिशा जो है इसकी चेंज हो गई है। मैं जोकलम और गलवान दोनों जगह फिजिकली सर्विस कर चुका हूं जी, और ये मैं बता दूं कि जिस जवाब की वो बात कर रहे हैं, जो भी हैं, वो जवाब दिया जा चुका है। और कोई इसमें जिस प्रकार से हमने कैलाश रेंजेस के ऊपर जाकर के किया था, और जहां तक सवाल जमीन जाने का है, जो 48,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पहले गई थी, उसकी भी बात कर ली जाए। कोई जमीन की बात हमें अभी करने की आवश्यकता नहीं है। जहां तक प्रश्न क्वाड का है, मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूं कि आज की तारीख में हमको जिस प्रकार से चाइना अपना साउथ चाइना सी या ईस्ट चाइना सी या इस जगह पर अपना प्रभुत्व बढ़ा रहा है, उसके अलावा जो सोलोमन आइलैंड्स में उसने काम का जो बेस बनने का प्रयास कर रहे हैं, अच्छा। तो उसका ओवरऑल जो चाइना का जो एम है वो ये है कि जिस प्रकार से क्वाड की वजह से एक मजबूत कॉम्बिनेशन उनके खिलाफ इंडो पैसिफिक में आया है, जो कि न केवल सिक्योरिटी है बट पीस है, प्रोस्पेरिटी है, बिजनेस है, ट्रेड है, एनर्जी है, फूड है, आपका, तो ये तमाम चीजें उसके अंदर शामिल हैं। और इससे चाइना को इस ऑर्गेनाइजेशन ने कई चीजों पर सोचने के ऊपर मजबूर कर दिया है। और ये जो तमाम चीजें हो रही हैं, उससे एम जो है वो चाइना को बैकफुट पे लाने पर नहीं है। एम ये है कि जो चाइना की नेफेरियस एक्टिविटीज है, जो चाइना साउथ चाइना सी में कर रहा है, असल में आप देखिए शिल्पा, जब चाइना अपने घर से निकलेगा तो उसको एक भी अपना दोस्त नजर नहीं आएगा पूरे इंडो पैसिफिक में। जापान ले लीजिए, ताइवान ले लीजिए, सिंगापुर ले लीजिए, फिलीपींस ले लीजिए, वियतनाम ले लीजिए, तो हाँ, तो अभी ये मेरा कहने का मतलब ये है कि ये एक बहुत बड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक सिक्योरिटी एंड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि बराबरी पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये चाइना के नेफेरियस डिजाइन्स को चेकमेट करने के लिए बहुत एसेंशियल है। और जो डिस्कशंस होंगे वो इसी बात पर होंगे कि कैसे हम इसको चेकमेट कर सकें। रहा सवाल ताइवान या उसके ऊपर कब्जा करने का, उसके बारे में जब भी आपको अगली बार मौका लगेगा तो मैं आपको ठीक से समझाऊंगा कि ताइवान और यूक्रेन में क्या फर्क है और कौन क्या बयानबाजी कर रहा है। ठीक है, ये संजीव सबको पता श्रीवास्तव है। जी, यानी कि जापान के साथ, अमेरिका के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ बराबरी पर आकर बात करना, ये क्या कम बड़ी उपलब्धि है? जो पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं अपने पूर्व वक्ताओं से सहमत हूं कि इसके ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। दूसरा, जो कांग्रेस के प्रवक्ता की तरफ से ये जो बात कही गई कि ये जो एक कांग्रेस लेड इनिशिएटिव है, मुझे लगता है कि इस तरीके का भ्रम जनता के बीच में नहीं फैलाना चाहिए। ये जो क्वाड का इनिशिएटिव है, ये जो कांग्रेस के प्रवक्ता की तरफ से कहा गया है कि ये एक अमेरिका लेड इनिशिएटिव है, मुझे लगता है कि ये भ्रामक बयान है। और इस तरीके का जो भ्रामक बयान, एक डिसइंफॉर्मेशन जनता के बीच में कांग्रेस जैसी जिम्मेदार पार्टी को नहीं फैलाना चाहिए। ठीक है सर, इसका टू द पॉइंट जवाब तुरंत लेना चाहूंगी, उसके बाद मैं तुरंत आप ही के पास आ रही हूँ। सर अश्वित खड़ियाल जी, एक जिम्मेदार पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते कह रहे हैं कि आप ये मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। तो देखिए एक मिनट, संजीव जी, मैं तुरंत आप ही के पास आ रही हूँ सर। बस अश्वित जी से एक बार फाइनल कमेंट ले लो, उसके बाद मैं तुरंत आप ही का रुख कर रही हूँ। मैं जवाब दे दूं मैडम। नंबर 1, ये फैक्ट की बात है, ये हमारी धारणा की बात नहीं है। आप जरा क्वाड के बारे में पढ़ लीजिएगा, उसके ऑब्जेक्टिव्स को, उसकी फॉर्मेशन, मीटिंग हुई, आपको पता लग जाएगा कि कौन किसका इनिशिएटिव और किसका नहीं है। और दूसरी बात साहब जो कह रहे थे कि कांग्रेस मुक्त भारत होने जा रहा है, बीजेपी अगर 2 सीटों से वापस आ सकती है, हमारी तो फिर आपसे बहुत ज्यादा है, हमारी वापसी में देर नहीं होगी। तो आप ये जो डिमीनिंग डेरोगेटरी स्टेटमेंट देते हैं, इनको जरा अपने पास रखिए और इंडिया को प्राइम प्लेस पे, पोजीशन पे लेकर के जाइए और सिर्फ बातें मत कीजिए, एक्शन में तब्दील कीजिए इस चीज को। लेकिन कांग्रेस सर कब सुनेगी और कब समझेगी? संजीव श्रीवास्तव जी,
कोई पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं, विदेश मामलों के जानकार थे। अगर वो आपके फैक्ट को करेक्ट कर रहे थे तो इसमें इतना बुरा मानने की क्या बात है सर? मैं नहीं कह रहा शिल्पा जी, मैं नहीं कह रहा वो किसी पार्टी को बिलोंग करते हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो मीडिया रिपोर्ट कर रही है, जो फैक्ट है, जो फिगर्स है, उसको मैं कैसे अपना डिसोरिएंट करके पेश कर सकता हूँ? जो है वो है। लेकिन ये जो बीजेपी के लीडर्स कह रहे हैं कि इंक्लूजन नहीं हुई जी, हमारी जो टेरिटरी है वो नहीं कॉम्प्रोमाइज हुई, वो फिगर्स और फैक्ट के साथ खिलवाड़ करना है। हम नहीं ये चीज करते मैडम। चलिए ठीक है, शुक्रिया आपने हर्षप्रीत खड़ियाल जी, आपने समय निकाला, अपनी बात रखी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। संजीव श्रीवास्तव जी, आप ही के पास आती हूँ सर, पूरी करें अपनी बात। जी देखिए, ये जो क्वाड का इनिशिएटिव है ये 2007 से ये इसका जो एक शेप लेना इसने शुरू किया था, और ये जो आइडिया है जापान के द्वारा दिया गया आइडिया था। लेकिन मैं इसे ये भी नहीं कहूंगा कि ये जापान का इनिशिएटिव है। ये वास्तविक रूप से देखें तो ये सभी का समन्वित रूप से किया गया प्रयास है। विश्व के 4 सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्रों का ये समान रूप से की गई साझेदारी है। इसमें कि भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया सभी समान रूप से शामिल हैं। कोई एक देश इसका नेतृत्व नहीं करता है, चारों राष्ट्र इसका नेतृत्व कर रहे हैं, और इसमें अन्य राष्ट्र भी जुड़ सकते हैं। क्वाड प्लस का भी आइडिया है। दूसरा ये मैं कहूंगा, चूंकि कांग्रेस के प्रवक्ता भी चले गए हैं, लेकिन ये बात मैं अवश्य कहना चाहूंगा कि भारत की जो विदेश नीति हो या भारत की रक्षा नीति हो, इसमें पिछले 8 सालों में आमूलचूल परिवर्तन आया है। भारत की आतंकवाद के प्रति अगर नीति की बात कर लें तो आज भारत की आतंकवाद के प्रति नीति 0 टॉलरेंस की है, जबकि कांग्रेस के समय में ये 100% टॉलरेंस हुआ करती थी। दिखता भी है। आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा कि जो 26/11 का जो मुंबई पे हमला हुआ था, उसमें जिसमें 166 नागरिक मारे गए थे, इसमें विदेशी नागरिक भी शामिल थे। उसके बाद उस समय की जो तत्कालीन सरकार ने कोई भी पाकिस्तान के प्रति 1% का भी रिस्पांस नहीं किया था, और जाहिर है कि ये भारत की कमजोरी को दर्शाता है। पिछले जो शासन जो सरकार रही है उसकी एक 100% के बाद पुलवामा के बाद भारतीय सरकार ने क्या किया था वो पूरा देश जानता है। बिल्कुल। उसके पहले आप अगर देखें तो चाइना को जो जमीनें चाइना ने हड़प ली थी कांग्रेस के शासनकाल में, उसके ऊपर भी कांग्रेस के प्रवक्ताओं को थोड़ा 1-2 बयान देना चाहिए। मुझे लगता है कि अपने किसी विपक्षी सरकार के ऊपर किसी भी तरीके का आरोप लगाने से पहले उन्हें अपने गुराबान में भी झांक कर देखना होगा। कुल मिलाकर रमेश ठाकुर जी कहा जा सकता है कि विपक्षियों को कम से कम जब देश की बात होती है, देश के सम्मान की बात होती है, प्रधानमंत्री की बात होती है, तो कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। देखिए, अभी संजीव जी कह रहे थे जो कांग्रेस को जो मतलब भिगो के जो जूते मार रहे थे, मुझे लग रहा है कोई भी अगर बहरूपिया अगर चैनल में बैठता है तो मुझे लग रहा है दोनों पक्ष की बात करनी चाहिए। कांग्रेस के जमाने में अगर चाइना ने हमारी जमीनें हड़पी थी तो स्थिति कमोबेश वैसी ही है, आज भी वैसी ही है। अगर आप गलवान घाटी के आसपास जाके देखो, जो मीडिया रिपोर्ट है जो छुटपुट तरीके से आ रही है, तो उसमें साफ दर्शाया जा रहा है कि कई जगहों पे कई किलोमीटर तक चाइना आ चुका है। अब यही जो क्वाड का हमारा जो इस समय जो विजिट हो रही है, पीएम साहब वहां पहुंचे हुए, पाकिस्तानी चैनल अलग तरीके से ले रहे हैं। पाकिस्तान में ये बताया जा रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री वहां पे गिड़गिड़ा रहे हैं और 3 राष्ट्र बड़े लोगों के साथ में जाके कह रहे हैं कि हमें किसी तरीके से चाइना से बचाओ। मुझे लगता है हालांकि इन चीजों पे हमें ध्यान नहीं देना चाहिए, लेकिन जिस सब्जेक्ट पे प्रधानमंत्री इस पूरे मीटिंग में गए हैं, क्या हुआ कहने, मुझे लग रहा है भारत आके, क्योंकि देखो ये आम जनता से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट नहीं है। कोई चीज होती है भाई, पूरी दुनिया, पूरा विश्व पीएम नरेंद्र मोदी की उनकी तस्वीरें देख रहे हैं। जाहिर सी बात है उनका अपना एजेंडा है, वो अपने एजेंडे पर चलते रहे, हमें क्या मतलब है। देखिए पाकिस्तान और चाइना वो तो चाहेगा ही नहीं कि उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, औरों से अलग रहेगा, वो तो हमें हमेशा नीचे दिखाने की कोशिश करेगा। लेकिन मुझे लग रहा है इस पे सब पे पानी, देखो चाइना पाकिस्तान की जो संस्कृति है, वहां के लोग हैं, आसपास के लोग हैं, तो मुझे लग रहा उनको सेटिस्फाई करने के लिए या उनके तरफ जो लोग आकर्षित होते हैं, तो उसके लिए मुझे लग रहा प्रधानमंत्री को भारत आके उस सब्जेक्ट पे क्लियर करना चाहिए कि हमारी किस पे बात हुई है, किस तरीके से चीज हुई, क्योंकि आम जनता भी जानना चाहता है कि क्वाड में हुआ क्या, क्योंकि क्वाड इस समय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, यहाँ पे सवाल वाजिब है कि चलिए जो उम्मीदें लगाए बैठे हैं इस क्वाड मीटिंग से क्या कुछ हासिल हुआ वो जनता तक पहुंचना चाहिए। चलिए ठीक है सर। संजीव श्रीवास्तव जी, जाते जाते फाइनल कमेंट आपका सर, कंक्लूजन। देखिए, ये जो क्वाड की जो बैठक है ये चाइना के चैलेंज को ध्यान में रखते हुए बेहद महत्वपूर्ण है।
जैसे जैसे चाइना का विस्तारवाद, उपनिवेशवाद, आधिपत्यवाद, अवसरवाद बढ़ेगा, चाइना की आक्रामकता बढ़ेगी, वैसे वैसे क्वाड की जो पार्टनरशिप है और अधिक गहरी होगी। क्वाड की जो बैकग्राउंड में, क्वाड का जो आधार है, उसमें चाइना के ऊपर लगाम लगाने की जो मंशा है, जो पूरे इंडो पैसिफिक रीजन के रूल्स बेस्ड ऑर्डर को बनाए रखने की, उसे सशक्त और मजबूत बनाने की जो मंशा है, वो सबसे केंद्रीय मंशा है। लेकिन साथ ही साथ जो क्वाड का जो इनिशिएटिव है, ये चारों विश्व के लोकतांत्रिक राष्ट्रों के बीच के जो चाहे आर्थिक संबंध हो, चाहे कोविड पैंडेमिक से संबंधित कोलैबोरेशन की बात हो, वातावरण परिवर्तन से संबंधित विषयों पे कोलैबोरेशन की बात हो, साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज की, टेक्नोलॉजी रिलेटेड इश्यूज पे कोलैबोरेशन की बात हो, वो सभी पर इस बारे में बात होगी। और जाहिर है कि क्वाड जो है एक कम्प्रहेंसिव प्लान है, एक कम्प्रहेंसिव पार्टनरशिप है, जिसमें सिक्योरिटी जो का एस्पेक्ट तो है ही, साथ ही साथ अन्य जो डेवलपमेंटल रिलेटेड इश्यूज का जो भी एस्पेक्ट है। और जाहिर है कि ये पूरे विश्व के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण पार्टनरशिप साबित होने जा रही है। चलिए ठीक है, माथुर साहब फाइनल कमेंट आपका सर, उम्मीद है। हाँ बिल्कुल, मैं इनसे पूरी तरह से सहमत हूँ। देखिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो बात समझने की है वो ये है कि इस क्वाड की जो समिट है उसका रिएक्शन पाकिस्तान से क्या आ रहा है वो जरूरी नहीं है, चाइना से क्या रिएक्शन आ रहा है वो आप देखिए। कोई किसी कहीं जाकर के गिड़गिड़ा नहीं रहा है। आप पाकिस्तान के रिएक्शंस को मेरे हिसाब से शिल्पा प्लीज डंप देम, उससे कोई किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है। पूरी दुनिया जो बात कर रही है वो देखने की। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप फोकस जो है पूरा इंडो पैसिफिक में शिफ्ट हो चुका है, और इंडो पैसिफिक में इंडो जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। और आज की तारीख में भारत की जो जियोपॉलिटिकल जियो स्ट्रेटेजिक सिचुएशन है, और जिस प्रकार से हम लोग एक पॉजिटिविटी के साथ, इक्वलिटी के साथ हम बाकी देशों के साथ काम कर रहे हैं, तो उससे आपको ये समझना चाहिए कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। और इसमें हमको ये नहीं करना चाहिए कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, किसने इनिशिएट किया, लेकिन क्या कुछ हासिल होगा ये जनता तक भी पहुंचेगा? आलोक जी, जो सवाल रमेश ठाकुर जी ने उठाया था बिल्कुल पहुंचेगा। और आलोक जी फाइनल कमेंट आपका सर। देखिए रमेश ठाकुर जी ने कहा कि उनको आके यहाँ समझाना चाहिए, पहले मीटिंग तो खत्म हो जाए, जब देश लौटेंगे तब जरूर बात करके बताएंगे कि क्या किया मैंने। लेकिन जो बॉडी लैंग्वेज प्रधानमंत्री की वहाँ है, उससे कहीं आपको लगता है कि वो गिड़गिड़ाने के मोड में है? ऑब्वियसली हाँ। द बॉडी लैंग्वेज इज लाइक अ लायन, ही नहीं बिल्कुल नहीं, ऑन इक्वल फुटिंग, हमें पाकिस्तान इक्वल फुटिंग पे है सारे देशों के साथ, चाहे अमेरिका हो चाहे को। अमेरिका ने 2 मीटिंग कर ली हमारे साथ। अगर हम इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते तो अमेरिका हमारे साथ 2 मीटिंग क्यों करता? ठीक है, तो इसलिए ये भ्रम दूर कर ले, बिल्कुल मजबूती से खड़े हैं, और सिर्फ चाइना को डराने का नहीं। जैसा कि अभी विदेश मामलों के जानकार ने कहा, ये और भी बहुत चीजों से रिलेटेड चीजें हैं, मैं उनमें नहीं जाना चाहता क्योंकि वो गिना चुके हैं उन चीजों को। ठीक है, इससे और भी बहुत फायदा होने वाला है देश को, और ये इसके लिए निश्चिंत रहे। ये क्वाड अपना रंग दिखाकर ही दम लेगा। चलिए ठीक है, अब ये क्वाड क्या रंग दिखाएगा और कितनी मजबूती हिंदुस्तान को प्रदान करेगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया, आप सभी का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस क्वाड मीटिंग के बाद क्या कुछ हासिल होगा उसके लिए करना होगा इंतजार, लेकिन उम्मीदें बहुत सारी, और उम्मीद यही कि हिंदुस्तान हर लिहाज से मजबूत भी होगा, सशक्त भी होगा। और सबसे बड़ी उपलब्धि, सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका के समकक्ष बैठकर, ऑस्ट्रेलिया के समकक्ष बैठकर, जापान के समकक्ष बैठकर वो बात कर रहा है, बराबरी पर आ गया है। ऐसे में सकारात्मक तरीके से ही इसे देखा जाना चाहिए। फिलहाल होगा क्या क्या नहीं, आने वाला वक्त बताएगा। मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। बने रहें जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।